नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10 से संबंधित हमने कुछ वीडियो अपलोड की हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो उनको आप देखें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.2 का हमने पहला सवाल किया था, जिसमें √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। उसी पर आधारित एक अन्य सवाल है जो कि उदाहरण 5 का है। उसमें लिखा है कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये वैसे ही का वैसा सवाल है, इसमें 5 की जगह सिर्फ 3 है और कोई अंतर नहीं है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, इस कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। आप इसमें क्या करना है, आपको सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो इस क्वेश्चन में हम √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम इसको सिद्ध करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपका रिविज़न टाइप का हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम √3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, है ना। और फिर परिमेय संख्या मानेंगे तो देखो क्या करेंगे, माना कि ध्यान देना, माना कि यदि √3 है ना, √3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के कुछ गुण होते हैं और परिमेय संख्या के कुछ गुणों का ये पालन नहीं करेगी, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि √3 है उसको P/Q के रूप में तो लिखा ही जा सकता है, P/Q के रूप में। और यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखना है जहाँ P/Q क्या है, P और Q, ये Q है ना, P और Q क्या है, पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ साथ Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है Q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और इसके बाद P और Q पूर्णांक है और उसके बाद Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक शर्त और लिखते हैं हम, तो वो हम क्वेश्चन हल होगा उसके आखिरी में ही समझाएंगे वो क्या लिखने है ना। यहाँ पर ये इतना मान लिया कि Q वो √3 है वो P/Q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और हमने वही √3 को परिमेय संख्या माना, इसलिए उसको P/Q के रूप में लिख दिया। अब आपके सामने एक समीकरण है कि √3 है वो P/Q के बराबर है। अब इसी समीकरण से हमको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। अब ये समीकरण है, ये √3 है और ये P/Q है। तो आप एक काम करें कि √3 और P/Q जो समीकरण दिया है इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर √3 का भी वर्ग होगा, √3 का वर्ग, और यहाँ पर आपका P/Q का भी वर्ग होगा। ये देखिए √3 का वर्ग भी होगा और P/Q का वर्ग होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग किया जा सकता है। अब यहाँ पर अंडर की अगर किसी संख्या का वर्ग होता है तो वो खुल के √ के बाहर आ जाती है ना। जैसे √3 का यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो √3 बाहर आ जाएगी, है ना। तो आप इसी को ध्यान रखें, तो √3 खुल के बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो कि √3 आपके रूट के अंदर से बाहर खुल के 3, और यहाँ पर P/Q का होल स्क्वायर है तो ये P का स्क्वायर हो जाएगा आपका और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें कि 3 बराबर है P²/Q² के। अब इस समीकरण को और हल करें आप, तो P²/Q² है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3Q² है, मतलब Q यहाँ बटे में यहाँ गुणा में आ जाएगा, वो P² के बराबर है। इसको समीकरण 1 दे दीजिए आप, ये आपका समीकरण 1 है ना। अब इसी समीकरण को आपको ध्यान से देखना कि ये समीकरण कहना क्या चाहता है। इसमें लिखा है कि 3Q² बराबर है P² के। क्या लिखा है कि 3Q² बराबर है P² के। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मैं इसका पूरा मतलब समझा देता हूँ कि 3Q² आपको दिख रहा है वो P के बराबर है। किसके बराबर है, P² के। या इसका मतलब ये है कि Q² बराबर है P² बटे 3 के। ठीक,
क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बटे 3 की। इसी समीकरण को हमने आगे बढ़ाया। तो आप यहाँ ध्यान दें कि पी स्क्वायर बटे 3 बराबर है क्यू स्क्वायर के। आप जानते हैं कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और पूर्णांकों का अगर हम वर्ग भी कर दें जब भी पूर्णांक ही आते हैं, तो पी स्क्वायर बटे 3 बराबर है क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है पूरी तरीके से, इसलिए वो एक पूर्णांक के बराबर है। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पी स्क्वायर बटे 3 बराबर क्यू स्क्वायर है, और क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, और पी स्क्वायर बटे 3 का मान एक पूर्णांक के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पी स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें। तो आपको यही बात लिखना है कि समीकरण 1, जो आपको समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। पी स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो एक प्रमेय है, प्रमेय 1.2, उसके अनुसार अगर एक अपरिमेय संख्या किसी भाज्य संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस भाज्य संख्या के वर्गमूल को भी वो विभाजित करेगी। मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए समझा दूं कि यदि 3 के स्क्वायर को 3 विभाजित करती है तो वो 3 को विभाजित करेगी। ये प्रमेय है। ये प्रमेय मैं आपको इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो जो बनाएंगे उसी प्रमेय पर आधारित रहेगी, तो प्रमेय आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर यही ध्यान रखें कि अगर 3 अभाज्य संख्या वो स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो पी को भी विभाजित करेगी। तो इसका मतलब ये है, तो पी 3 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये है पी 3 से भी विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ तक आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पी 3 से विभाजित होगा, पी क्या है? 3 से विभाजित होगा, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो 3 है वो पी का एक गुणनखंड होगा, या यूँ कहें कि जो पी का मान है वो 3 के गुणज के रूप में आएगा, है ना। तो ये बात आप समझ लें। तो पी का जो मान है तो पी 3 से विभाजित होगा, तो इसलिए करके आप लिख देंगे। तो इसलिए पी की जो वैल्यू है वो 3a, मतलब 3 के गुणज के रूप में उपलब्ध होगी। तो a बराबर हम यहाँ कर देंगे कि ये क्या है? पूर्णांक है। तो आप ये बात ध्यान दें, a क्या है? एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, a पूर्णांक है, p बराबर 3a, और a क्या है? एक पूर्णांक संख्या। अगर a पूर्णांक संख्या है तो p का मान 3 के गुणज के रूप में होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब p बराबर जो 3a आया है, जो हमने मान लिया है, क्योंकि p का मान p 3 से विभाजित है तो उसका मान 3a के बराबर ही होगा, और a एक पूर्णांक है। तो जो p का मान जो 3a आया है, आपको दिख रहा है कि जो p का मान क्या आया है? 3a आया है ना। यहाँ पर ये ध्यान दें, p का मान 3a आया है, उसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या? p का मान आपको रखना, तो 3 क्यू स्क्वायर है, और p की जगह आपको रखना है 3a, तो 3a और इसका स्क्वायर लगा। ठीक, अब ठीक है, अब इस सवाल को मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर ध्यान दें, 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर है, तो आप इसको वरांग हल करेंगे तो आपका ऐसा आएगा कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 का 9, और ये a स्क्वायर है ना। तो ये a स्क्वायर है ना। ये आप ध्यान दें, यहाँ पर इसी के नीचे करना आपको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ये जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ। अभी आप इसको और हल कर सकते हैं कि 3a स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर बराबर है आपका 9a स्क्वायर के। तो जो 3 गुणा में है और यहाँ 9 गुणा में है, तो ये 3 इसके बटे में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप देखेगा कि क्यू स्क्वायर बराबर है 9a स्क्वायर बटे 3 के। 3 से आप इसको काट दीजिए 3 बार, तो आपका ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर के, और इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को आप फिर ध्यान से देखें कि क्यू स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर के। समीकरण 2 को आप फिर से ध्यान से देखें कि क्यू स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर में भी 3 से भाग जा रहा है ना। क्योंकि इसको अगर आप ऐसे देखें
कि क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर के, तो क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर ए स्क्वायर के है। तो क्यू स्क्वायर बटे 3 अगर ए स्क्वायर के बराबर है तो क्यू में 3 का भाग जा रहा है क्योंकि एक पूर्णांक के बराबर आ रही। तो आप यहाँ पर यही बात यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है ना, क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। ये बात आप लिखें कि क्यू स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है ना। क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो आपकी जो क्यू है, क्यू भी क्यू 3 से, क्या लिखा, क्यू 3 से भी विभाजित होगा, है ना, पी 3 से भी विभाजित हो। तो ये बात आपने यहाँ लिख दी, ठीक। अब यहाँ पर आप सवाल के अंतिम चरण में हम लगभग पहुँच ही चुके हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि Q भी 3 से विभाजित होगा और P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो मतलब P और Q दोनों 3 के गुणज हैं। अगर दोनों 3 से विभाजित हैं तो उनके गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उन दोनों का, मतलब जो कॉमन गुणनखंड आएगा, एक कॉमन अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर वो कॉमन गुणनखंड 3 आएगा तो P और Q दोनों के वो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो P और Q जो दोनों हैं वो 3 से विभाजित होंगे। ये स्पष्ट हो गया। इस प्रक्रिया से हमने ये स्पष्ट कर दिया कि P और Q दोनों में 3 से भाग जाएगा, ठीक है। और P और Q में अगर दोनों में 3 से भाग जाएगा तो मान लो P तो हमने माना था, क्या था, यहाँ पर समय आप P को हमने माना था वो 3a के बराबर है क्योंकि उसमें भी 3 से भाग जा रहा है, और Q में भी 3 से भाग जा रहा है, तो उसको भी ऐसा मान लो कि वो 3b के बराबर है, ठीक है। इसके आगे आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। Q भी 3a के बराबर है और 3b के बराबर है, और P भी 3a के बराबर है, ठीक। तो मतलब P और Q दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन आ रहा है वो 3 है, ठीक है। क्या है, 3 है। अगर P और Q की वैल्यू हमने 3a और 3b मानी है, वो यहाँ पर रख दें। हमने ये माना था कि √3p बटे Q के बराबर है, तो 3a P की जगह रखें और 3b उसकी जगह रखें, तो आपका √3 का जो मान आएगा वो 3 से 3 कट जाएगा, a बटे b आएगा, ठीक। P बटे Q की जगह अब a बटे b के रूप में ये सवाल हो चुका। अब a बटे b के रूप में सवाल हो चुका, तो इसको पूरा हल करेंगे तो फिर से a बटे b जो है, a और b है, वो 3 के, उनका कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड वो 3 आएगा ही। तो इस प्रकार अगर इसको काट भी देंगे फिर भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको सरलीकृत रूप में अगर लिख दिया जाए तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड रहता है वो कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं रहता। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी संख्या है, और मतलब ऐसा बोलें कि उन दोनों का जो वो दोनों सह अभाज्य संख्या रहती हैं। P और Q अगर सरलीकृत रूप में लिखी हैं तो P और Q हमेशा सह अभाज्य रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा मान लो कि अगर वो सरलीकृत रूप में नहीं भी लिखी और उनका अभाज्य गुणनखंड 3 कॉमन आ रहा है, और हम उसको अगर 3 से भाग दे के a बटे p के रूप में लिख रहे हैं और इस सवाल को फिर हल करेंगे तो फिर a और b के जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन आएंगे वो 3 फिर से कॉमन आने लगेगा। मतलब यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि P बटे Q है उसको सरलीकृत रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि उसमें हर बार 3 जो अभाज्य गुणनखंड है वो कॉमन आएगा। अगर इसको सरलीकृत रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को तो सरलीकृत रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या को सरलीकृत रूप में लिखा जा सकता है और इसको सरलीकृत रूप में नहीं लिखा जा सका, नहीं लिख सकते हम, तो इसका कारण ये है कि हमने √3 P बटे Q के बराबर माना था। उस बराबर मानने में ही कुछ गलत है। कुछ गलत ये है कि जो √3 है वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या को तो सरलीकृत रूप में लिखा जा सकता और इसको सरलीकृत रूप में नहीं लिखा जा पा रहा। तो अपन यहाँ पर ऐसा मान लेंगे, ये जगह इसलिए छोड़ी थी कि जो P और Q हैं वो सह अभाज्य हैं। क्या हैं? सह अभाज्य हैं, ठीक। P और Q सह अभाज्य। सह अभाज्य हमने इसलिए मान लिया उनको क्योंकि P बटे Q को अगर सह अभाज्य हम नहीं माने तो उनका अभाज्य गुणनखंड 3 बटे अभाज्य गुणनखंड 3 कॉमन आएगा, फिर हम उस 3 को रखेंगे फिर वो, तो इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड 3 कॉमन आ रहा है वो जितने भी आ रहे हैं उनको सबको हमने काट के उनको P बटे Q को सरलीकृत रूप में लिख लिया, और उसको सरलीकृत रूप में लिखने के बाद भी फिर भी यही प्रक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो परिकल्पना की थी वो गलत है, इसलिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसका हम निष्कर्ष लिखते हैं।
निष्कर्ष ये है कि हमने जो परिकल्पना मानी थी वो तो गलत हो गई। तो Q भी 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख दो, यहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं, फिर भी उनका एक अभाज्य गुणनखंड तीन क्या है? उभयनिष्ठ है। यहाँ पर P और Q सहअभाज्य हैं, फिर भी उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका एक अभाज्य गुणनखंड 3 उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब वो सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य तो हमने माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे है जो कि एक विरोधाभास। यहाँ पर लिख दीजिए जो कि एक विरोधाभास है ना। यहाँ पर अब निष्कर्ष लिख दीजिए, अतः हमारी जो परिकल्पना है, हमने परिमेय संख्या माना था उसको, गलत है ना। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आप इस पूरी तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, इससे जो प्रश्नावली ये है 1.2, उसमें जो यही सवाल जो एक तो √5 आपने सिद्ध किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और √3 मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इस टाइप का ही एक सवाल है √5, उसको सिद्ध करने के बाद उसमें जो क्वेश्चन बचे हैं वो तो बड़े आसान हैं। तो इसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको √3 की जगह √5 आ जाए तब भी आपको ऐसे ही सिद्ध करना, √2 आ जाए तब भी आपको ऐसे ही सिद्ध करना है। यहाँ पर कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है √ के अंदर, तो आप इसको इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हम पहला कर चुके हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर में इसमें भी अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको प्रक्रिया वही करना है कि इस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सॉल्व है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा कि माना कि क्या मान लिया? माना कि √3 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने मान लिया इसको कि एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो वही प्रक्रिया कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब मान लिया, तो मतलब ये है कि 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा? P/Q। यहाँ पर वही है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है। ठीक, Q क्या है? 0 नहीं। इतनी ही बात मानना, क्योंकि यहाँ पर सहअभाज्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये सवाल, वो हमने पिछले सवाल किए हैं उसी को आधार बनाकर हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर आप √5 की वैल्यू निकालिए। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 √5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। √5 की वैल्यू निकालना। तो ये अभी और इसको हल कर दीजिए कि 2 √5 बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसका LCM क्या आएगा? Q से Q कट गया P -3,
ऐसी उम्मीद है कि आपको ये एलसीएम निकालना और ये सब कुछ आता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि दो यहाँ पर अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालना, तो अंडर रूट 5 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो p माइनस 3q बटे q आ गया जी। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसी से यहीं से आप सवाल हल करना। तो आप इस समीकरण 1 को ध्यान से देखें। ठीक है, ये डिब्बा आपको नहीं बताना, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका फोकस इस पर जाए। यहाँ पर ध्यान से देखें कि p और q दोनों तो पूर्णांक हैं। p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये हमने माना है। और p माइनस 3q, दो यहाँ पर p भी पूर्णांक है और उसका माइनस क्या 3q, वो भी एक पूर्णांक है। और पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो भी एक पूर्णांक संख्या ही आती है। तो इसका मतलब p माइनस 3q भी एक पूर्णांक होगा और q एक पूर्णांक है ही। तो यहाँ पर देखें ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, बात समझ रहे हैं ना। ये वाली संख्या भी पूर्णांक है और ये वाली संख्या पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या अगर बटे के रूप में लिखी हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर देखें कि p माइनस 3q बटे q है, एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या बराबर किसके है, अंडर रूट 5 के। और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि क्या है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इस समीकरण से स्पष्ट हमको ये हो रहा है कि हमने जो परिकल्पना की थी कि अंडर रूट जे वाला जो p बटे q के बराबर है एक परिमेय संख्या है, वो परिकल्पना गलत है। बात समझ रहे हैं ना। ये एक परिमेय संख्या आ रही और ये परिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही। तो हमको यहाँ पर वही बात लिखना है। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से आपको समीकरण 1 से स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट है कि आपको संख्या दी क्या p माइनस 3q बटे q एक परिमेय संख्या है ना। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, स्पष्ट है कि एक परिमेय संख्या है। परंतु करके आप यहाँ लिख दिए, परंतु यह है अंडर रूट 5 के बराबर है। परंतु यह अंडर रूट 5 के बराबर है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर तो हो ही नहीं सकती। ठीक, तो अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो रही है तो हमने जो स्टार्टिंग में जो माना था वो परिकल्पना गलत हो सकती है, इसलिए ये हो रहा। तो ये परिकल्पना गलत है। तो हमारी जो हमने माना था वो परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है ना। ये लिखना बस, नीचे लिख दीजिए। अतः क्या दिया है, 3 + 2 अंडर रूट 5 ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है विरोधाभास विधि से, है ना, संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, अब इसके जो भी क्वेश्चन हैं 1.2 के, वो इसी तरीके से होंगे। अब इनको हम जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए, 1/√2, 7√5 और 6 + अंडर√2। इन सभी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दें कि पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो आप इसको सॉल्व यहाँ करेंगे तो प्रक्रिया वही है कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या मानना, परिमेय संख्या है। ये सब में ही मानना परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर ध्यान, ये हमने मान लिया है। तो परिमेय संख्या बराबर है, तो ये किसके बराबर, 1/2
P बटे Q के बराबर होगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक है और Q का मान क्या है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये सवाल आपको देखिए 1/√2 P बटे Q के बराबर है, और P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर Q का 1/√2 के बराबर है, तो इसका मतलब हम यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √2 की वैल्यू निकालने के लिए त्रिज्या गुणा कर दीजिए दोनों का। तो Q का इधर गुणा करेंगे तो Q बटे √2 आएगा, और इधर हो जाएगा P। हमको सिर्फ √2 का मान चाहिए, तो यहाँ पर √2 का मान निकालने के लिए ये Q बटे P और ये हो जाएगा √2। ठीक, तो ये √2 का मान आ गया। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब √2 एक अभाज्य संख्या है, ये आप भली भांति जानते हैं, और दो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर फिर समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 से फिर स्पष्ट हो रहा है आपको कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। फिर वही बात लिखना है आपको। यहाँ पर समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q बटे P तो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये √2 के बराबर है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि Q बटे P एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है जो कि √2 के बराबर है। क्या है, √2 के बराबर है, जो कि √2 के बराबर है, और √2 जो है अपरिमेय संख्या, ये आपने लिख दिया। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या के बराबर आ रही है इसमें समीकरण 1 में, तो अपन लिखेंगे हमारी परिकल्पना गलत है। तो यहाँ हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। लिख दीजिए हमारी परिकल्पना गलत है, बस। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आप इसको कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 7√5 को क्या सिद्ध कीजिए आप, 7√5 को आप सिद्ध कीजिए कि यह भी एक परिमेय संख्या। तो अब आप इसको इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, किसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे हम, इसी सवाल में चेंज करके आपको इसको करके बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, इसमें चेंज आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 7√5। ठीक, सबसे पहला चेंज तो यही होगा। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि हमने माना कि 7√, ये लिख दिया 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर इसकी जगह आप लिख दीजिए कि ये क्या है, 7√5 बराबर है किसके, P बटे Q की, क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या माना। अब इसको आपको हल करना है। तो यहाँ से आप ये हल करके मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्टेप में यही हल होगा। तो 7√5 बराबर है P बटे Q के। यहाँ पर हम √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो √5 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, √5 की जो वैल्यू आ रही है P बटे 7Q। √5 की जो वैल्यू है वो P बटे 7Q के बराबर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये तो समीकरण 1 मान लिया। आप लिखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि इसकी जगह आपको ये लिखना है कि P बटे
क्या लिखना है, P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या है जो कि √2 के नहीं, यहाँ पर √2 की जगह आप क्या लिख देंगे 5 के बराबर है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये पूरी प्रक्रिया हो गई, और यहाँ पर अतः करके आप लिख दीजिए कि 7√5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसी पे चेंज करके आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसी में ही चेंज करके अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, आप इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन आपके सामने ये पूरा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 प्लस √2 क्या लिखा है 2, √2 को आप क्या करिए, 6 प्लस √2 लिखा है, इसको अपरिमेय संख्या आप सिद्ध करके बताइए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, मानना है। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखना है आपको कि 6 प्लस √2 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर मैं आपको मिटा के यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसको हल करना कि अगर ये एक अपरिमेय संख्या है 6 प्लस √2, तो यहाँ पर देखें कि 6 प्लस √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या, तो ये P/Q के बराबर होगी, ये फिक्स है। ठीक है, अगर ये P/Q के बराबर होगी तो यहाँ पर हम √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि P/Q -6 होगा। अब इसका LCM निकालेंगे तो √2 बराबर आएगा Q से Q कटेगा P - 6Q। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए 1। ठीक, या अब यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया आ गई जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसी के आधार पर देखें कि यहाँ समीकरण 1 से स्पष्ट है। समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से मिटा के पूरा। समीकरण 1 से स्पष्ट आपको दिख रहा है कि कोष्टक में लिख दे रहा हूँ P - 6Q/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो स्पष्ट हो गया, परिमेय संख्या है जो कि √2 के बराबर, किसके बराबर, √2 के बराबर है। और √2 यहाँ लिख देंगे आप, √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारी परिकल्पना गलत है, अतः करके आप यहाँ लिख दीजिए कि अतः क्या संख्या अतः आपकी संख्या क्या दी, 6 √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको लिख देना। ठीक, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.2 के लगभग सभी सवाल आपको करवा दी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं पूरे सवाल आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसके बाद अब क्वेश्चन आप सभी को करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसके बाद हम प्रश्नावली अध्याय चैप्टर 2 जिसका नाम बहुपद है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या मेरे साथ आप कक्षा 10वीं की गणित की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।